नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करते हैं समास के बारे में। व्याकरण के किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके अभिप्राय या उसकी परिभाषा को जानना बहुत जरूरी है। समास को भी जब हम पढ़ना शुरू करेंगे, सबसे पहले प्रश्न यही उठता है कि समास कहते किसे हैं या समास का क्या अभिप्राय है। तो सामान्य शब्दों में अगर हम कहें तो दो शब्दों का पास पास आना ही समास कहलाता है। कौन से दो शब्दों का पास पास आना? तो उसका उत्तर है परस्पर संबंधित, यानी परस्पर संबंध रखने वाले दो शब्दों का पास पास आना समास कहलाता है। लेकिन जब ये दो शब्द पास पास लाए जाते हैं तो उनके बीच से कुछ व्याकरणिक शब्दों को हटा दिया जाता है। ऐसे व्याकरणिक शब्द जो पहले उन दो शब्दों के बीच में थे, लेकिन अब हमने उन्हें हटा दिया है। इसलिए व्याकरणिक शब्दों को हटाने के बाद दो शब्द जब पास पास आते हैं और जो नया शब्द बनता है उसे हम कहते हैं। और इस प्रक्रिया से बने हुए शब्दों को समस्त पद भी कहते हैं, सामासिक शब्द भी कहते हैं और समास युक्त शब्द भी कहते हैं। इसको हम तीनों नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार के समस्त पदों को या इसी प्रकार के समास को जो अलग अलग करने की प्रक्रिया है उसका नाम है विग्रह। तो सामासिक शब्दों को या समस्त पद को या समास युक्त शब्द को जो अलग अलग करने की प्रक्रिया होती है वही विग्रह कहलाती है। इसलिए यह पूरा टॉपिक समास या समास विग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो नीचे लिखे हुए हैं। सबसे पहला है तुलसीकृत। तो तुलसीकृत एक सामासिक शब्द है, एक ऐसा शब्द जो समास से बना हुआ है। अब ये किन शब्दों को हटाकर बना है? तो आगे लिखा है तुलसी के द्वारा कृत, यानी कि तुलसी के द्वारा किया हुआ। दूसरा उदाहरण है लंबोदर। तो लंबोदर के भी बीच के शब्द हैं है और जिसका। तो है और जिसका को जब हटाया हमने तो बना लंबोदर, और इसका विग्रह होगा लंबा है उदर जिसका। लेकिन खास बात ध्यान रखने की यह है कि सामासिक शब्द में कभी कभी संधि के नियम भी होते हैं। जैसे लंबोदर के अंदर लंबा प्लस उदर हम कर देते हैं तो गुण संधि का नियम बन जाता है। और यहां पर सामासिक प्रक्रिया भी इसके अंदर चल रही है। तीसरा उदाहरण है यथाशक्ति। यथाशक्ति का जब हम विग्रह करते हैं तो इसके अंदर लिख रहे हैं शक्ति के अनुसार। अब यहां पर सब कुछ चेंज हो गया। तो ये चीज भी ध्यान रखने की है कि समास विग्रह करते समय जहां तक संभव हो सके उन्हीं शब्दों का उपयोग करें, जैसे तुलसी, तुलसी, कृत, कृत, जहां तक संभव हो सके। लेकिन जब संभव न हो तो हमें शब्दों में परिवर्तन भी करना पड़ता है, जैसे यथाशक्ति। अगर शक्ति के यथा लिखेंगे तो व्यावहारिक रूप से सही नहीं होगा, इसलिए हमने यथाशक्ति का विग्रह करा शक्ति के अनुसार। बीच में मैंने एक शब्द का उपयोग किया व्यावहारिक। तो हिंदी व्याकरण की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहां पर नियम के साथ साथ व्यवहार का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हिंदी की व्याकरण मूलतः संस्कृत से आई है। तो समास, जैसे हम समास की बात करते तो समास संस्कृत का टॉपिक है जो कि हम हिंदी में पढ़ रहे हैं। तत्सम शब्दों पर बिल्कुल लागू होगा ये, लेकिन इसके अंदर अरबी फारसी के शब्द भी हैं, अंग्रेजी के भी हैं, हिंदी के अपने शब्द भी हैं। तो व्याकरण तो संस्कृत की, शब्द आ रहे हैं अरबी के, तो फिर हम दोनों को जो मिक्स करेंगे तो कहीं ना कहीं अपवाद निकल कर भी आएंगे। इसलिए व्याकरण के नियमों के साथ व्यवहार का ध्यान रखना भी जरूरी है। और इसी व्यवहार के कारण यथाशक्ति का विग्रह होता है शक्ति के अनुसार, न कि शक्ति के यथा। हम शक्ति के यथा करेंगे तो व्याकरणिक रूप से सही है, लेकिन व्यावहारिक रूप से पूर्णतः गलत होगा। अब हम बात करते हैं समास के भेदों के बारे में। परीक्षा में सीधा सा प्रश्न आ जाता है कि समास के मूलतः कितने भेद? तो आंसर यहां पर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, यानी कि समास के मूल रूप से 4 भेद हैं। अब इन भेदों का निर्धारण किस आधार पर होता है? तो भेदों का निर्धारण होता है प्रमुखता के आधार पर। प्रमुखता किस चीज की? पदों की या शब्दों की। अर्थात हर समास में दो शब्द होते हैं, पहला और दूसरा। जैसे तुलसीकृत, तुलसीकृत में तुलसी पहला शब्द है, कृत दूसरा शब्द है। यथा संभव में यथा पहला शब्द है, संभव दूसरा शब्द है। तो जो पहला शब्द होता है उसको हम कहते हैं पूर्व पद, और जो दूसरा शब्द होता है उसको हम कहते हैं परपद भी कह सकते हैं
और उत्तर पद भी कह सकते हैं। और इस आधार पर ही समास के भेदों का निर्धारण होता है कि कौन सा पद प्रमुख है, कौन सा पद खास है। जब हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास की, तो अव्ययी भाव समास में पहले पद की प्रधानता होती है। इसके बाद दूसरा तत्पुरुष समास, उसमें दूसरे पद यानी कि उत्तर पद की प्रधानता होती है। और जब हम द्वंद्व समास की बात करते हैं तो उसमें पहला पद भी महत्वपूर्ण है और दूसरा पद भी महत्वपूर्ण है, अर्थात दोनों पद बराबर समान रूप से प्रधान होते हैं, समान रूप से प्रमुख होते हैं, इसलिए इसको द्वंद्व समास भी कहते हैं। दोनों में बराबरी का है तो द्वंद्व। और जो चौथा भेद है बहुव्रीहि, उसमें पहला पद भी प्रमुख नहीं होता है, दूसरा भी प्रमुख नहीं होता है, बल्कि तीसरा पद जिसे हम अन्य पद भी कहते हैं उसकी प्रधानता होती है। ना तो ये शब्द खास है ना ये शब्द खास है, इन दोनों से परे कोई अन्य अर्थ जब निकलता है उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब यहां पर मैंने दो भेद और लिखे हैं, चार भेद तो ये हो गए, दो भेद और। इस प्रकार समास के कुल भेद हुए 6। अब परीक्षा में प्रश्न आता है कि समास के मूल रूप से कितने भेद हैं, तो आंसर होगा 4। लेकिन समास के कितने भेद प्रचलित हैं, समास के कितने भेद हैं, इस तरह से प्रश्न अगर बनता है तो उसका आंसर होगा समास के कुल 6 भेद हैं। ये दोनों जो भेद हैं अब भले ही स्वतंत्र भेद के रूप में प्रचलित हैं, लेकिन मूल रूप से ये तत्पुरुष समास के ही अंग हैं, तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत आते हैं। अब इनका स्वतंत्र अस्तित्व बन गया है, इसलिए इनको एक अलग भेद मान लिया गया है। अब इन सब को लेकर परीक्षा में एक सामान्यतः प्रश्न पूछ सकते हैं कि कौन से समास में पहले पद की प्रधानता होती है, तो आंसर है अव्ययी भाव। ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पदों की प्रधानता नहीं होती है बल्कि एक नया अर्थ निकलता है, और 4 ऑप्शन आ जाते हैं, तो उसमें हम करेंगे बहुव्रीहि समास। तो इस तरह से पदों की प्रधानता को लेकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं समास के पहले भेद अव्ययी भाव समास के बारे में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अव्यय यानी ऐसा समास जिसमें कुछ व्यय न हो। व्यय का मतलब यहां पर होता है कि ऐसे शब्द जिनका जब वाक्यों में प्रयोग किया जाए तो काल, लिंग, वचन आदि के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन न हो। जैसे एक शब्द आता है, यहां पर लिखा है रातों रात दिया अपन ने। रातों रात शब्द को जब हम पुल्लिंग में कहेंगे कि रातों रात भाग गया, स्त्रीलिंग में बोलेंगे रातों रात भाग गई, बहुवचन में बोलेंगे रातों रात भाग गए, तो रातों रात शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस प्रकार के अपरिवर्तनीय शब्द ही अव्यय कहलाते हैं। तो अव्यय भाव समास इस प्रकार के शब्दों से ही बनता है। तो इस समास की परिभाषा में 2-3 बातें खास ध्यान रखने की है। पहली है, इसका पहला पद प्रधान होता है। हमने समास के भेद देखे थे, वहां पर ये चीज देख चुके हैं कि अव्यय भाव समास में पहले पद की प्रधानता होती है। दूसरी खास बात इस समास की है कि इसमें पहला पद या समस्त पद अव्यय होता है। क्या तो पहला पद अव्यय होगा, जैसे कि उपसर्ग हमेशा अव्यय होते हैं, या फिर पूरा समास बनने के बाद अव्यय होगा, जैसे कि भी रातों रात का उदाहरण मैंने आपको बताया। तीसरा है उपसर्ग से निर्मित। तो उपसर्ग से बने हुए समस्त सामासिक शब्द, यदि सामासिक शब्द है और उपसर्ग से बना है तो अव्यय भाव समास का ही उदाहरण कहलाएगा। और चौथी बात है पुनरुक्ति, यानी इंग्लिश में कहते हैं रिपीटेशन, आवृत्ति। आवृत्ति से जो समास बनते हैं, जैसे कि लास्ट उदाहरण है साफ साफ, और इसका यहां पर विग्रह लिखा बिल्कुल साफ यानी कि स्पष्ट। तो इस तरह से पुनरुक्ति से जो सामासिक शब्द बनते हैं उनको भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ही रखा जाता है। अब हम उदाहरणों पर दृष्टिपात करेंगे। पहला उदाहरण है यथासंभव। यथासंभव का विग्रह है जैसा संभव हो या जैसा संभव हो सके। अब यथा से बनने वाले जितने भी शब्द हैं, यथा शीघ्र, यथा संभव या और इस तरह से बनने वाले जितने भी शब्द हैं वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे। दूसरा है प्रतिदिन, विग्रह होगा प्रति एक दिन, या हम हर दिन भी कह सकते हैं इसको।
इसी तरह प्रति से बनने वाले जितने भी शब्द हैं, जैसे प्रत्यक्ष, प्रतिदिन, प्रतिकाल या और बनने वाले शब्द, प्रतिकार, वो सब इसके अंतर्गत आते जाएंगे। फिर तीसरा है भरपेट। तो ये दोनों संस्कृत के शब्द हो गए, ये हिंदी का शब्द आ गया। भरपेट खाना खा रहा है, भरपेट खाना खा रही है। तो भरपेट शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ यहाँ पर। तो भरपेट विग्रह हुआ पेट भरकर। इसी प्रकार से रातों रात, रात ही रात में। अनुकूल, अनुकूल का विग्रह कूल के अनुसार, या कूल शब्द का अर्थ है किनारा। तो जब कूल का अर्थ किनारा निकलेगा तो अव्यय भाव समास होगा, क्योंकि अनुपसर्ग है। तो किनारे के अनुसार, कूल के अनुसार अगर हम विग्रह करते हैं तो अव्यय भाव समास होगा। लेकिन अनुकूल शब्द का दूसरा अर्थ जो हम जानते हैं, अनुकूल का मतलब होता है अनुसार, यानी कि जो संगत हो। इसी का विलोम है प्रतिकूल। प्रतिकूल का विग्रह होगा कूल के विपरीत, यानी किनारे के विपरीत। तो जब कूल शब्द का अर्थ किनारा होगा तो अव्यय भाव समास होगा। लेकिन जब कूल शब्द का अर्थ हम अलग ले लेते हैं, इनको एक ही अर्थ में लेते हैं, अनुकूल यानी अनुसार और प्रतिकूल यानी विपरीत। प्रतिकूल का अर्थ हम क्या लेते हैं, जब विपरीत ले लेते हैं तब बहुब्री समास हो जाता है। अनुकूल का अर्थ जब हम अनुसार ले लेते हैं तब बहुब्री समास हो जाता है। पहले भी मैंने कहा है कि बहुब्री समास कोई अलग से समास नहीं है। हिंदी के बाकी समास जब अपना खास अर्थ देने लगते हैं तब बहुब्री कहलाते हैं। तो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ऐसे ही शब्द हैं जो खास अर्थ देने लग गए हैं, इसलिए जब इनका उदाहरण अनुकूल और प्रतिकूल का उदाहरण अनुसार और विपरीत के अर्थ में किया जाएगा तब बहुब्री जाएंगे, और जब विग्रह इस तरह से किया जाएगा तब अव्यय भाव समास के अंतर्गत ही रहेंगे। तो इस प्रकार के शब्द जब परीक्षा में दिए जाते हैं तो वाक्यों में प्रयोग करके दिए जाते हैं और उनके नीचे अंडरलाइन आती है और फिर पूछा जाता है कि यहां पर कौन सा समास है बताइए। फिर उदाहरण है साफ साफ। तो इसका उदाहरण भी साफ है, बिल्कुल साफ। तो इस तरह के शब्द जो होते हैं वो अव्यय भाव समास के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। कुछ उदाहरण हम अब और देख लेते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण है आजन्म। आजन्म का सीधा अर्थ है जन्म से लेकर आज तक। तो जन्म से लेकर आजन्म आ उपसर्ग है इसके अंदर, इसमें भी आ उपसर्ग है। आमरण, इसका विग्रह होगा मरने तक। परोक्ष, इसके अंदर संधि का नियम भी है, परह प्लस अक्षी। तो यहां पर परोक्ष का हो जाएगा अक्षी से परे विग्रह हो जाएगा। फिर प्रतिध्वनि, प्रति उपसर्ग यहां भी आ गया तो ध्वनि की ध्वनि। प्रतिध्वनि का हम विग्रह इस तरह से भी कर सकते हैं, ध्वनि पर ध्वनि, ध्वनि के अनुसार ध्वनि या ध्वनि के बाद ध्वनि। अब प्रति शब्द यहां पर विसर्ग विग्रह के अंदर गायब हो गया है। इसलिए मैंने पहले भी कहा है कि हिंदी के अंदर व्याकरण से ज्यादा या नियम से ज्यादा व्यावहारिकता का ध्यान रखना पड़ेगा। व्यावहारिक रूप से जो सही है उसको व्याकरण भी स्वीकार करता है। एकाएक, ये हिंदी का शब्द आ गया, इसका विग्रह होगा एक के तुरंत बाद एक। विवेक पूर्वक, ये भी एक नई प्रकृति के शब्द है, तो इसका होगा विवेक के साथ। इसी तरह अवसर अनुसार विग्रह होगा अवसर के अनुसार। कुशलता पूर्वक शब्द आ जाए तो होगा कुशलता के साथ। तो इस तरह से अनेकानेक शब्द बनते जाते हैं। खास हमको ध्यान रखना है कि सरकारी किताबों में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे राजस्थान बोर्ड की हो, सरकारी किताबों में जो उदाहरण दिए गए हैं छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक, बस हमको उन्हीं को तैयार करना है। यदि हमने इतने भी तैयार कर लिए तो मेरे ख्याल से उनमें से परीक्षा में आ जाएगा। मैंने जितने भी उदाहरण यहाँ पर लिखवाए हैं इन सभी का चयन सरकारी किताबों से ही किया गया है। इसके बाद की क्लास में हम आगे के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हमने अव्यय भाव समास देखा, बाकी के समासों का अध्ययन हम अगली क्लासों में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।